हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लोयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ तो चलेगा अपनी क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले जो आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा हुआ है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप सबसे 3-4 पॉइंट आप सब यहाँ पे याद कर सकते हैं जो आप सबसे टीचर्स पूछ चुका है। अगर आप सबसे पूछे कि भारत की पहली जनगणना कब होती है, फर्स्ट सिटी सेंसस अगर आप सबसे पूछे पहले किसी भी शहर की जनगणना जो है भारत में कब होती है। उसके बाद क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट सेंसस जो है भारत में, पहली जनगणना जो है भारत में कब हुई। उसके बाद क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो भारत में कब होती है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी। उसके बाद आप सबको ध्यान रखना है कि पहली जाति आधारित जनगणना कौन सी है या कब होगी। जाति आधारित जनगणना से पेपर में क्वेश्चन अभी आने वाला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद होगा कि 2011 की जनगणना पे क्वेश्चन पेपर में 100% पूछा जाएगा। इन सभी बातों का आंसर आप सबको पता होना आवश्यक है और ये आपके एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंसस 2011 से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी और ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 68.84 है। और इसी के साथ आप सब ये भी ध्यान रख सकते हो कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है, 31.64। 31.64% जनसंख्या जो है वो शहरी है, जबकि 68.84% जो जनसंख्या है वो भारत की ग्रामीण जनसंख्या हो गई है। ये पॉइंट भी ध्यान रख लीजिएगा। पहले किसी शहर की जनगणना अगर भारत में करवाई गई थी उस समय के भारत में, जो अंग्रेजों के समय की बात है, तो 1830 में हेनरी वोल्टर का नाम ध्यान रख लीजिएगा। हेनरी वोल्टर को भारत में जनगणना का जनक कहा जाता है। जनगणना का जनक इसे कहा जाता है, जनगणना जनक ध्यान रखिएगा। और ये किस शहर की जनगणना करवाई गई थी, तो ढाका। ढाका की जनगणना जो है सबसे पहले होती है 1830 में, 1830 में। टीसीएस के सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर करना। पहली जनगणना जो है वो कब करवाई गई थी, तो 1872 में मेयो के समय में पहली जनगणना होती है। पहली जनगणना भारत में कब होती है, 1872 में मेयो के समय में भारत में पहली जनगणना हुई। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस अगर आप सबसे पूछे कि पहली कंप्लीट पूर्ण जनगणना कब होती है, तो 1881 में रिपन के समय में पहली पूर्ण जनगणना होती है। और इस समय भारत का जो महापंजीयक था W प्लोडन, ये भारत का पहला सेंसस कमिश्नर या भारत का महापंजीयक जनगणना आयुक्त आप इसे कहेंगे। पहली जाति आधारित जनगणना जो है ये किस राज्य ने करवाई है, तो बिहार ने पहली जाति आधारित जनगणना करवाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी थी, 121 करोड़। ध्यान रख सकते हो 121 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर आप सबसे पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है भारत के किस राज्य की थी, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम जनसंख्या अगर आप सबसे पूछे कि किस राज्य की थी, तो आंसर होगा सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे कम होगी। सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है भारत में सबसे कम रही थी। ये सारे पॉइंट आप सब यहाँ से जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 68.84% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या थी, जबकि 31.16% जो है वो भारत की शहरी जनसंख्या थी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एमटीएस के क्वेश्चनों को लिया है यहाँ से। डैश हैज टू ट्रेडिशंस, वन इज संकीर्तन which is the devotional aspect and other is the रास। इस डैश इसकी दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। तो ये रास और संकीर्तन जो है वो किसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, पहला ओडिसी सतरिया, उसके बाद मणिपुरी डांस और छऊ। यहाँ पे नृत्य के रूप आप सबके सामने पेश किए गए हैं और इन्हीं ऑप्शन में से एमटीएस 2023 टायर 1 4 सितंबर 2023 का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ये आप सब देख पा रहे हैं, ओडिसी जो है वो क्लासिकल डांस है, तो आप सबसे पता ही है ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है, ये उड़ीसा का है। सतरिया एक क्लासिकल डांस है, ये किस राज्य का है, ये असम का क्लासिकल डांस हो गया है। मणिपुरी एक क्लासिकल डांस है, नाम से ही पता चलता है कि भारत के किस राज्य का क्लासिकल डांस हुआ, तो आंसर होगा मणिपुर। छऊ जो है इसको सेमी क्लासिकल डांस भी कह दिया जाता है। छऊ को किस नाम से भी, इसको सेमी क्लासिकल डांस भी कह दिया जाता है। अर्धशास्त्रीय नृत्य या भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से इसको 9वां क्लासिकल डांस भी कहा गया है, 9th क्लासिकल डांस। ये किन किन राज्यों का है, तो आप सब ध्यान रखोगे ये झारखंड राज्य से है। किस राज्य का हो गया है, झारखंड का। दूसरा जो है ये उड़ीसा का हो गया है,
उड़ीसा राज्य, और तीसरा राज्य ध्यान रखोगे कौन सा, वेस्ट बंगाल। इन 3 राज्यों का, इन 3 राज्यों में जो है छऊ की 3 अलग अलग शैलियां हैं। झारखंड राज्य में अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा, सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ किस राज्य का है, झारखंड का। मयूरभंज छऊ कौन सा, मयूरभंज छऊ जो है वो किस राज्य का हो गया है, उड़ीसा का। वेस्ट बंगाल का पूछेगा तो पुरुलिया, पुरुलिया छऊ जो है वो वेस्ट बंगाल का। और इन तीनों ही शैलियों को जो है यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है, यानी यूनेस्को की इनटेंजिबल, मानवता की अमूर्त विरासत सूची में जो है इसको शामिल किया जा चुका है। ये रास से पूछा हुआ है, ये किसका हो जाएगा, मणिपुरी का। ऑप्शन क्या आंसर कर देना यहाँ से आप सबको, सी सही आंसर हो जाएगा। इसकी कुल जो इसकी शैलियां जो लिखी गई हैं वो याद करिएगा। सबसे पहले रास लिखा गया है। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है ये भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों पर आधारित है, तो रास इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है संकीर्तन, संकीर्तन भी यूनेस्को में शामिल है, संकीर्तन भी यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। तीसरे नंबर पे कौन सा ध्यान रखोगे, तीसरे पे हो गया है थांगटा। थांगटा जो है ये मार्शल नृत्य है, युद्ध नृत्य आप इसे कह सकते हैं, या ये आपका जो है मार्शल नृत्य हो गया है। उसके बाद जो है पूंग चोलाम, कौन सा भैया, तो पूंग चोलाम ध्यान रखोगे। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, ढोल चोलाम, ये ध्यान रखना है ढोल चोलाम। और एक लास्ट वन जो है खरताल चोलाम। ये 6 जो हैं आप सबको इसकी शैलियां आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है मेरे भैया, ये ध्यान रख लीजिएगा। पूंग चोलाम के दौरान जो है एक नृत्य भी किया जाता है जिसका नाम है नूपा नृत्य या नूपा डांस। तो ये आप सबसे पूछे तो ये भी किस राज्य का कह दीजिएगा, ये भी मणिपुर राज्य से संबंधित हो गया है। ये 6 पॉइंट जरूर ध्यान रख लीजिएगा। रास, रास से पूछेगा तो मणिपुर से, रास लीला से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य का नाम ले लीजिएगा। पॉइंट यहाँ से बस ध्यान रखना है, क्योंकि मणिपुरी जो नृत्य है ये किसके प्रेम पर आधारित है, तो ये राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का एक रूप है, राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है ये नृत्य। तो इस तरीके से आप इसको पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा। क्लास लाइव लेनी थी लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण लाइव नहीं हो पाई है, जल्द इसको सॉर्ट आउट करके हम लोग डेली की लाइव क्लासेस भी करेंगे। मैराथन क्लास जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की भी हो गई है, इकोनॉमी की भी हो गई है, ज्योग्राफी की भी हो गई है और हिस्ट्री की भी हो गई है। तो सभी जो क्लासेज हैं ये लाइव जो है मैराथन जो है, इनके जितने भी 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सबको लिंक मिलेंगे, वो वीडियो अपलोड कर दी गई है। एक बार उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। टीसीएस 80% क्वेश्चन जो है वो आप सबसे प्रीवियस एग्जाम के पूछता है। 80% के करीबन क्वेश्चन जो आप सबको कहाँ से मिलने वाले होते हैं, प्रीवियस एग्जाम से होते हैं। तो वो भी आप सबको भैया जरूरी है, 80% का डाटा तो वहीं से उठा लिया जाएगा अगर आपने ध्यान से उन चीजों को करा। चलो आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदनी लाखिया आर एमिनेंट डैश आर्टिस्ट। हिंदी में देखिएगा, रोशन कुमारी हैं, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया जो है प्रख्यात डैश कलाकार हैं, यानी ये डांसर हैं और ये किस नृत्य से संबंधित है। इनमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो रोशन कुमारी से पेपर में क्वेश्चन आया भाई, रोशन कुमारी का ध्यान रखिएगा। रोशन कुमारी से पेपर में क्वेश्चन पूछा है, शोभना नारायण से भी पूछा है अलग अलग तरीके से, कुमुदनी लाखिया से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा है, ये अलग से भी पूछे गए हैं। तो ये कैसे आप सब इनको याद रख सकते हो, रोशन कुमारी से ध्यान रखिएगा। रोशन, रोशनी हुई जब दिया जलाया गया, यानी रोशन कुमारी, रोशन कुमारी, और क्या जलाया गया, दिया, तो अल्लाह दिया खान, अल्लाह दिया खान। अल्लाह दिया खान जो है ये जयपुर घराने के संस्थापक हैं, जयपुर घराना, जयपुर घराने के क्या है, ये संस्थापक हैं। और ये जयपुर घराना किस में पढ़ के आते हो, या कथक में हम लोग घराना पढ़ के आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। ये भी ध्यान रखना है, रोशन कुमारी, अल्लाह दिया खान इसके फाउंडर हो गए हैं। कुमुदनी लाखिया किस से संबंधित है, तो ये कथक से संबंधित है। कथक किस राज्य का एक क्लासिकल डांस है, तो आप सबका आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस हो गया। अगर किसी के नाम के साथ आप सबको महाराज मिले, महाराज जैसे कि शंभू महाराज हो गए हैं, पंडित बिरजू महाराज हो गए हैं, तो आप सबका आंसर होगा ये किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो आंसर करिएगा कथक से संबंधित है। दूसरा, पंडित बिरजू महाराज का घराना पूछेगा तो लखनऊ घराना आंसर कर दीजिएगा। दूसरा, अगर किसी के नाम के साथ आपको गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो मोस्टली जो आंसर मिलेगा वो मणिपुरी क्लासिकल डांस मिलेगा। किस नृत्य से संबंधित होगा, मणिपुरी। गुरु अमली सिंह, गुरु आतम सिंह, गुरु बिपिन सिंह,
उसके बाद अगर किसी के नाम के साथ आपको रेड्डी मिल जाता है, रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी को याद कर लीजिएगा। और वो है आंध्र प्रदेश के, और आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी। तो वो एक कुचिपुड़ी डांसर हो जाएंगे। कौन से नृत्य से संबंधित होंगे? तो कुचिपुड़ी डांसर होंगे, ये ध्यान रखोगे। महाराज हो गया, गुरु हो गया, रेड्डी हो गया है। इसके साथ साथ अगर आपको मिले चरण, जैसे पंकज चरण दास, या फिर मिले महापात्र, महापात्र, तो आप सबके आंसर कर दीजिएगा ये किस नृत्य से संबंधित है? फिर ये ओडिशी नृत्य से संबंधित हो गए हैं। अगर किसी नृत्य के साथ आपको मिल जाए सेकिया नाम, क्या नाम मिल जाए? सेकिया, तो आंसर क्या करिएगा? सेकिया। ये सतरिया नृत्य से संबंधित होंगे। किस नृत्य से संबंधित होंगे? सतरिया। तो कुछ पहचान के साथ भी आप याद करेंगे तो बहुत सारे आप सबको जो है डांसर याद हो जाएंगे। बाकी कुछ तो आप सबको प्रैक्टिस से याद करने पड़ेंगे। बार बार प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू लगाइएगा, थ्योरी की क्लास देख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चनों को करिएगा, बहुत बेनिफिट आप सबको यहाँ से मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं फिर हम लोग। इसके बाद यक्षगान इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? भाई किस राज्य का है? दैट बिलोंग्स टू द स्टेट। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित हो गया है। यक्षगान, इसके साथ साथ इसी राज्य का जो है आप सबसे पेपर में पूछा जा सकता है कंबाला भैंसा दौड़, कंबाला भैंसा दौड़। अगर ये पूछी जाए आप सबसे कि ये किस राज्य के, तो बताइएगा। और इसी के साथ आप सबसे पूछा जा सकता है भूतड़ा लोक नृत्य, जलते हुए कोयलों पर चलने वाला भूतड़ा लोक नृत्य, तो ये किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे? आंसर करिएगा फटाफट से। देखिए यक्षगान बहुत फेमस है और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य का हो गया है यक्षगान, कर्नाटक राज्य से। सेम कंबाला भैंसा दौड़ भी जो है ये भी किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य का एक रूप है। भूतड़ा लोक नृत्य ये भी किस राज्य का हो गया है? तो ये भी कर्नाटक राज्य से संबंधित हो गया है। भूतड़ा लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित। राजस्थान के जो आप सबसे पूछे जाते हैं, एक वो जो यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है काल बेलिया, क्या नाम बताया? काल बेलिया यूनेस्को में शामिल है। उसके साथ साथ जो है आप सब ध्यान रखोगे तेरहा ताली, क्या नाम बताया? तेरहा ताली, ये किस राज्य से संबंधित है? ये भी राजस्थान से संबंधित हो गया है। एक अगर आप सबसे पूछे घूमर, ये भी किस राज्य से संबंधित हो गया है? ये भी राजस्थान राज्य से संबंधित हो गया है। एक अगर आप सबसे पूछे पणिहारी, तो किस राज्य का आंसर करिएगा? राजस्थान। एक आप सबसे पूछे इंडोनी, इंडोनी, तो ये भी किस राज्य के हो गए हैं? तो राजस्थान राज्य से संबंधित नृत्य के कुछ रूप हैं। हरियाणा से ध्यान रखिएगा, जो टीसीएस ने आप सबसे एग्जाम में पूछे हैं हरियाणा से, हरियाणा से पूछा है फाग। मैंने आप सबसे हमेशा कहा है कि फाग हरियाणा का है, फगुड़ी या फुगड़ी करके आप सबसे पूछेगा तो गोवा आंसर करिएगा, और फगुआ अगर आप सबसे पूछेगा तो झारखंड आंसर कीजिएगा। हरियाणा का कौन सा हो गया है? तो फाग जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित हो गया है। इसके साथ साथ लूर नृत्य, ये भी हरियाणा राज्य से संबंधित हो गया है। झूमर नृत्य, जैसे हरियाणा का गिद्दा कहते हैं, ये झारखंड में भी है। झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य का एक रूप कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा झूमर। उसके साथ साथ जो है अगर आप सबसे पूछे असम में चाय बागानियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य का रूप कौन सा है? तो आंसर कर दीजिएगा झूमर नृत्य। तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित भी नृत्य के रूप हैं जो आप सबको ध्यान रख लेने हैं। चलो आगे बढ़ाएं फिर क्लास को। यक्षगान, भूतड़ा और कंबाला भैंसा दौड़ तीनों किस राज्य से संबंधित हो गए हैं आपके? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। ये पशुओं वाला है, इसको आप सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा ही तमिलनाडु में एक नृत्य पढ़ के आते हैं, फेस्टिवल पढ़ते हो आप सब तमिलनाडु में, जिसको पोंगल कहते हैं। तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है? पोंगल। पोंगल कितने दिन तक चलता है? तो ये 4 दिन तक चलने वाला उत्सव हो गया। और पोंगल का जो थर्ड डे, तीसरा जो दिन होता है, इसमें मवेशियों की पूजा की जाती है। थर्ड डे जो है ये मवेशियों से संबंधित है, और इसी दिन जो है जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। ये मवेशियों से संबंधित है, और पेपर में अगर आए जल्लीकट्टू जो है वो किस राज्य से है? तो ये जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु राज्य से हो गया है। कंबाला भैंसा दौड़ पूछेगा तो क्या करिएगा? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। इसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन हो गया। चलो फोर्थ प्रपोर्शन है 19, 23 और 38 का, निकाल दोगे क्या? फोर्थ प्रपोर्शन A/B, C/D। खैर फटाफट से एक इसको कर लेते हैं, फिर अपने जीएस पे आएंगे। ऐसे लिख देते हैं क्या इसको? फिर A/B = A। तो A कितना दे रखा है? 19 है। B कितना दे रखा है? 23 है। C कितना दे रखा है हमें यहाँ पे? 38 है। और फिर D हम लोगों को फोर्थ वाला निकालना है। तो D निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे यहाँ से, तो D ऊपर चला जाएगा। ये 38 था इक्वल में, ये जो 23 डिवाइड में है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और ये जो 19 ऊपर था ये नीचे चला जाएगा। 19 को 2 से काटोगे 38, 2 पे, और 23 और 2 की मल्टीप्लाई कितना आ गया 46। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, फोर्थ प्रोपोर्शन जो है ये 46 है। दिल्ली पुलिस 10 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, इसमें क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था भाई फोर्थ प्रोपोर्शन का। तो सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड, फोर्थ ये प्रोपोर्शन भी निकालने आपको आने चाहिए, बेसिक से सवाल भी आते हैं पेपर में भी। नेक्स्ट देखो, द सेलिब्रेटेड फोक आर्टिस्ट गुलाबो सपेरा रेसिपेंट टू पद्मश्री अवार्ड इन 2016 इज एन एक्सपोनेंट ऑफ डैश डांस। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है प्रसिद्ध लोक कलाकार जिनका नाम है गुलाबो सपेरा, डैश नृत्य के प्रतिपादक हैं। ये किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो कुछ इस तरीके से हम सबसे पूछे हैं, वो मैं 2-4 आप सबको यहाँ पे बता दूं जिनको समय के हिसाब से पूछा है। जैसे पद्मश्री 2016 में एक क्वेश्चन आया कि 2006 में जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया इलियाना सिटारिस्टी को। क्या नाम लिखा? इलियाना सिटारिस्टी। ये जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? इलियाना सिटारिस्टी किस नृत्य शैली से संबंधित है? दूसरा आप सबसे पूछेगा 2019 में जो है 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था नर्तकी नटराज को। ये किस नृत्य से संबंधित है? नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। 2021 में जो है फिर से एक पद्मश्री पुरस्कार दिया गया मंजमा जोगती को। ये किस शैली से संबंधित है? मंजमा जोगती ये किस शैली से संबंधित है? चलो बताओ फिर क्या आंसर करेंगे आप सब यहाँ से। सबसे पहले तो गुलाबो सपेरा, तो सपेरा जनजाति हो गई गुलाबो सपेरा, तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। ये राजस्थान से पूछा है ना, तो कालबेलिया सही आंसर होगा आप सबका यहाँ पे ऑप्शन ए। भवई भी जो है वो भी किस राज्य से संबंधित हो गया है? ये भी राजस्थान राज्य से संबंधित है, भवई नृत्य राजस्थान से। डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित हो गया है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। जरा कमेंट करके बताइएगा कि टिप्पाणी या टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, और आपका पहला ऑप्शन है गुजरात। चलो कमेंट करो क्या गुजरात सही आंसर है? नहीं है तो फिर कौन सा राज्य होगा वो सही आंसर होगा? टिप्पणी नृत्य से संबंधित। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था इलियाना सिटारिस्टी को। ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आंसर कीजिएगा, ये ओडिशा नृत्य शैली से संबंधित है। ओडिशी नृत्य शैली से संबंधित है। नर्तकी नटराज जो है ये पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किस नृत्य शैली से संबंधित है भैया? भरतनाट्यम। और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करते हैं मंजमा जोगती 2021 में। ये जो है जोगती नृत्य से या जोगती लोक नृत्य जो है इससे संबंधित है। जोगती ये किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक राज्य का, कर्नाटक। तीनों ही बहुत खास है और बहुत बार रिपीटेड है। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट आप सबने यहाँ से देखें। 2016 में जो है 2016 में गुलाबो सपेरा को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित हो गई है राजस्थान से। 2006 में इलियाना सिटारिस्टी को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, वो ओडिसी क्लासिकल डांसर हैं। तीसरा पॉइंट आया हमारे पास नर्तकी नटराज का। 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट ट्रांसजेंडर है ये भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर हैं। और फोर्थ वन लिखा यहाँ पे 2021 में जो है मंजमा जोगती को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये जोगती लोकगीत से संबंधित हो गई है जो कर्नाटक राज्य से हैं। तो सारे ईयर के हिसाब से पेपर में आप सबसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप सबको इस पे ध्यान दे लेना भाई। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज बिलोंग टू द फॉलोइंग म्यूजिकल घराना। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? पंडित जसराज का घराना आप सबसे पूछा है। चलो यहां से अगर मैं पूछूं आप सबसे, पंडित बिरजू महाराज का घराना कौन सा है? पंडित बिरजू महाराज का घराना कौन सा है? दूसरा अगर आप सबसे पूछे पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है? पंडित भीमसेन जोशी। इन पे तो 4 बातें पेपर में आती हैं। पूछोगे नहीं सर कौन सी बातें आती हैं? पहला पॉइंट इनसे पूछा जाता है कि इनको किस नाम से और जाना जाता है? तो इनको गुरुराज जोशी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको गुरुराज जोशी भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न, संगीतज्ञ जिनको भारत रत्न मिला तो उनमें इनका भी नाम आता है। MS सुब्बुलक्ष्मी को मिल चुका है, लता मंगेशकर को मिल चुका है, भीमसेन जोशी को मिल चुका है, और एक नाम है आपका सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। सबसे पहले संगीतज्ञ या महिला संगीतज्ञ जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1998 में, नाम ध्यान रखिएगा MS सुब्बुलक्ष्मी।
तो 2009 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है भीमसेन जोशी को। इनका घराना पूछेगा आप सबसे तो आंसर करिएगा ये किराना घराना से संबंधित हैं, किराना घराना से संबंधित हैं, किराना घराना। किराना घराना की संस्थापना किसने करी थी, संस्थापक पूछेगा तो किराने की दुकान पे क्या खाओगे भाई, बताओ किराने की दुकान पे तो क्या करोगे, वाहिद खान, वाहिद खान जो हैं उस्ताद वाहिद खान किराना घराना के संस्थापक है। इनके साथ एक नाम और आता है, जरा कमेंट करो किराना घराना के फाउंडर में किसका नाम आता है। पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो लखनऊ कालका लखनऊ बिंदादिन घराने से संबंधित हो गए, तो आप लखनऊ याद रख सकते हो। जबकि पंडित जसराज जो है इनका संबंध किस घराने से है, तो ये मेवाती घराने से संबंधित हो गए हैं। ग्वालियर घराने के संस्थापक बोले गली में निकलोगे तो हद में रहना है, तो हद्दू खान जो है वो इस घराने से जुड़े हुए हैं, हद्दू खान। ठीक है, ये भी आप सबको यहां से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। एक कमेंट कीजिएगा कि किराना के जो है घराना के फाउंडर में एक नाम ध्यान रखना आप सबको, वाहिद खान। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेक्शंस ऑफ हिमालयाज इज माउंट कंचनजंगा लोकेटेड, निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। सीजीएल 2023 टायर 1 आफ्टरनून जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, कंचनजंगा जो है वो किस हिमालय के उपखंड में स्थित है। अगर आप सबको पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है वर्ल्ड का, तो आप लोग कहेंगे कि ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। टीसीएस ने पूछा कि माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आंसर करिएगा पिक 15 के नाम से जाना जाता था, पिक 15। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो जो सर्वेयर जनरल थे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, जो सर्वेयर हुए थे भारत के, जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट, इनके नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया था। इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो 8850 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो गई है, 8850 मीटर। भारत में पढ़ के आते हैं तो सेकंड जो है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, पीओके वाले क्षेत्र में हो गया है। और तीसरा अगर देखोगे तो वो कंचनजंगा है, कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, थर्ड हाईएस्ट पीक। और भारत में कहोगे कंचनजंगा तो ये कहाँ पे, अगर आप सबको इतना भी पता है कि कहाँ है, सिक्किम में, तो आप सब इसका आंसर कर देंगे, ये कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में हो गई है। अब देखेंगे तो क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है, क्या कश्मीर वाले हिमालय में है, हिमाचल उत्तराखंड में है, तो ये कहाँ है, ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित हो गई है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा, आप सबने गैस कर लिया होगा यहाँ पे किराना घराना, किराना की दुकान पे क्या मिलेगा, करीम, तो उस्ताद करीम खान, और करीम खा के क्या करोगे भाई, वाह वाह, तो वाहिद खान, करीम खान और वाहिद खान जो है किराना घराना के फाउंडर हो गए हैं। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करी थी। चीनी यात्री जो भारत आया था, इत्सिंग, इबन बतूता, फाहियान, हवेनशांग, तो हवेनशांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में भारत आता है, तो ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, डी सही आंसर होगा। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आता है। इबन बतूता जो है ये किसके समय में भारत आया था, तो 1333 में इबन बतूता भारत आता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, रेहला, रेहला। हवेनशांग सी यू की नामक पुस्तक लिखता है, ये पुस्तक लिखी गई थी इसके द्वारा। हवेनशांग हर्षवर्धन के समय में, हर्षा लिख देते हैं। हर्षवर्धन का जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फटाफट से मेरे साथ याद करो, जन्म कब हुआ, इस ये जो है थानेसर का राजा कब बनता है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसने पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध कब लड़ा था, किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा था। इसने संस्कृत के 3 नाटक लिखे थे, उनका नाम जो है वो क्या था, इसकी मृत्यु जो है वो कब हो गई थी, और इसके दरबारी कवि का नाम क्या था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप सबसे हर्ष से पूछे जाएंगे। हर्षवर्धन का जन्म कब होता है, तो इसका जन्म 590 ईस्वी में होता है, 590। ये थानेसर का राजा कब बनता है, 606 में, 606 में थानेसर का राजा बनता है। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध कब होता है, तो 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे जो है पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है।
इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो आंसर क्या करोगे? एहोल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख लिखा किसने था? तो एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो रवि कीर्ति के द्वारा जो है एहोल अभिलेख लिखा गया। रवि कीर्ति के द्वारा एहोल अभिलेख की रचना की गई। संस्कृत के 3 नाटक प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली, रत्नावली और नागानंद, ये 3 नाटक हैं भाई। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 647 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके कवि का नाम क्या था? तो आंसर क्या करोगे? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है इसका दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित, हर्ष का जीवन चरित्र लिखा और कादम्बरी की रचना करी थी। हर्षचरित और कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? ये बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित और कादम्बरी लिखी गई थी। दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, जिसकी स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा की गई थी। तो इसके द्वारा लिखा गया था। जन्म 590, थानेसर का राजा 606 में बना था। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया? तो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत में नाटक लिखता है। इसकी मृत्यु 647 में होती है। इसका एक कवि था दरबारी, इसका नाम था बाणभट्ट, और इसके द्वारा लिखा गई थी कादम्बरी और हर्षचरित। तो थोड़ा थोड़ा करके चीजों को बेहतर बना सकते हो, प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर इसके बाद Which of the following is not a type of rock? निम्नलिखित में से कौन सा एक शेल या रॉक का एक प्रकार नहीं है? सीजीएल 2023 टायर 1 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ये। देखिए, जब हम लोग फॉर्मेशन के हिसाब से रॉक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हिंदी में कहेंगे उत्पत्ति के हिसाब से, अगर आप सबसे पूछे कि चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया, तो आप सबका आंसर हो, एक तो चट्टान हो गई आपकी इग्निशियस टाइप हो गई है, इग्नियस, हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टानें। दूसरे नंबर पे हो गई है सेडिमेंट्री चट्टानें, हिंदी में कहते हैं अवसादी। और तीसरे नंबर पे जो है वो आपकी हो गई है यहाँ पे मेटामॉर्फिक, हिंदी में कहते हैं कायांतरित चट्टानें। मेरे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 एग्जांपल आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ और टीसीएस का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आज तक नहीं पूछे हैं। कौन से? जैसे इग्निशियस हो गया है लावा, जब धरती से लावा निकलेगा और काफी समय के बाद वो एक हार्ड स्ट्रक्चर का रूप ले लेगा, तो वो जो फॉर्मेशन हुई है पत्थर की, उसको इग्निशियस रॉक कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट। तो पेपर में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा इग्निशियस या आग्नेय चट्टान का एग्जांपल है या नहीं है? तो ग्रेनाइट ध्यान रखोगे। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री मतलब जो मिट्टी के पेबल्स गांठें होती हैं, सेडिमेंट्री मतलब जो सैंड हो गया है और सैंड से जो स्टोन बना वही सेडिमेंट्री स्टोन कहलाया, यानी सेडिमेंट्री टाइप हो गए। तो हिंदी में लिखोगे सैंडस्टोन को अवसादी, बलुआ पत्थर लिखते हैं ना। एक हो गया लाइमस्टोन। तो ये बनते कैसे हैं? इन्वायरमेंटल टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण। मेटामॉर्फिक क्या कहता है? जो ऊपर आपने आग्नेय चट्टान लिखा है और सेडिमेंट्री लिखा है, इन दोनों में इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण जो चेंजेज आया और एक नए पत्थर का रूप जिसने ले लिया, उसको क्या कहते हैं? इसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कायांतरित चट्टान। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में इसे कायांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। तीनों ही पॉइंट हो गए हैं ना क्लियर? कायांतरित चट्टान के नाम से इसको जाना जाता है। इसके एग्जांपल क्या लिखोगे? एम से मेटामॉर्फिक और एम से मार्बल। एम से मेटामॉर्फिक और एम से क्या लिख लोगे? मार्बल, संगमरमर। ठीक है, तो ये आप यहां से ध्यान रखिएगा, मार्बल। तो अब एग्जाम्पल से भी 4 एग्जाम्पल, 3 ये टाइप के हिसाब से आप सबका आंसर लगभग टीसीएस के सभी क्वेश्चन जो सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कायांतरित है, मेटामॉर्फिक है, इग्निशियस है, सेडिमेंट्री है। तो कौन सा नहीं है? अवशेष चट्टान नहीं है। इसलिए क्या आंसर कर देंगे आप सब यहाँ से? हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, क्लास तो जैसे मैंने आप सबसे कहा लाइव क्लास होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकली नहीं हो पाई है। कल से हम लोग लाइव क्लास करेंगे, तो एक छोटी सी क्लास, ताकि आज जो शेड्यूल लगा था उस हिसाब से आपकी क्लास हो पाए। आप इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी पूरे हम लोग जो है एक पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट इसमें करंट अफेयर के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो आप सबको पूरी मैराथन क्लास दी गई है, आप चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। तो वहाँ से क्लासेस को देखिएगा। लगभग सभी सब्जेक्ट के 3-4 हज़ार क्वेश्चन आप सबके वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।